चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे लेकोपेरॉन। क्या स्टार्ट करेंगे? लेकोपेरॉन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था पूरा हमारा जो पूरा प्रोसेस है बेटा वो 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप के नाम बोलो, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे? हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है विच इज, उसके अंदर एक टॉपिक आता है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा 3 स्टेप में होता है ना। क्या नाम है उन 3 स्टेप का? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो हमारा ये तीनों जो स्टेप्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर हो गए थे, ठीक है। और इन द एंड रिजल्ट क्या निकला है कि यार हमारा क्या बन चुका है? प्रोटीन बन चुका है, ठीक है। तो हमने प्रोटीन बना के क्या कर लिया? कोई मकसद होगा हमारा प्रोटीन बनाने का, हमारा कोई एम होगा प्रोटीन बनाने का। तो बेसिकली प्रोटीन क्या करता है? अपनी जो इंफॉर्मेशन है ना उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कर्ली हेयर, तो कर्ली हेयर एक प्रोटीन है, उसके अंदर वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस वो कैसे करेगा, किस कंडीशन में नहीं करेगा, वो हमारे इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। लेकोपेरॉन में बोले तो इसका टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन अपने आप को कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाला है वो हम लेकोपेरॉन के थ्रू जानने वाले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर कोई भी जैसे जीन है वो क्या कर रहा है? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। कोई एक जना तैयार है ना, एक बार मैं आपसे भी पूछूंगी लेकोपेरॉन होता क्या है। डायग्राम आप लोगों के सामने भी रखूंगी और बताना। जीन है वो एक्सप्रेस करता है, और क्यों करता है? क्योंकि उसे कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। लेट्स से एक ई कोलाई है, वो क्या सिंथेसाइज कर रही है? एक एंजाइम सिंथेसाइज कर रही है, और उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो अब ना ये एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका काम क्या है? इसका काम है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अगर हमारा कोई बैक्टीरिया है जैसे इकोलाई हो गया, अगर उसके पास लैक्टोज है ही नहीं, अगर उसकी बॉडी में इफ इन केस लैक्टोज बनेगा ही नहीं, तो क्या हमें इस एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी? नो मैम। हेलो, क्या हमें इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? नो मैम। क्यों नहीं पड़ेगी? मैम जब वो बन ही नहीं रहा तो उसकी एंजाइम जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर। हाँ, लैक्टोज। अगर बेटा हमारा लैक्टोज है ही नहीं तो हमें लैक्टोज को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेसिकली क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या करते हैं बेटा? बैक्टीरिया में सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो यहां से मैं आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये तो बस इतना था। जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर ना ये सारी मशीनरी वगैरह चलती है, बट वो काफी सिंपल होती है। ये जो मशीनरी किस में जाके कॉम्प्लेक्स होती है? यूकैरियोट्स में होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब जैसे एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट मैंने आपको बताया था, इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसमें ना बेटा 2 चीजें आ जाती है, एक आ जाता है एक एक्टिवेटर और एक आ जाता है बेटा रिप्रेसर। यहाँ पे इन दोनों का टर्म ना लेकोपेरॉन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि एक्टिवेटर वो चीज है जो पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या करवाती है? स्टार्ट करवाती है, उसको कंटिन्यू रखवाती है। तो इसका असर क्या होता है? इट एक्ट पॉजिटिवली, यानी कि जो हमारा प्रोटीन का बनना है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन है, वो एक्टिवेटर की प्रेजेंस में चालू रहेगा। वहीं रिप्रेसर की प्रेजेंस में ये एक्ट एज नेगेटिवली, यानी कि वो जो प्रोसेस बनना है, प्रोटीन अपने आप को जो एक्सप्रेस करना है, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो देखो अब ना अपन स्टार्ट करते हैं लेकोपेरॉन। तो जैसे जो लेकोपेरॉन है वो किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस
जेकॉब, जैकब था फ्रांसिस जेकॉब, है ना, एंड मोनोड। तो इन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट दिया था। अब ना बेटा इसके अंदर एक सबसे पहली बात, ये दो टर्म आने वाले, एक ऑन और ऑफ। ऑन ऑफ, ऑन वाले में क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस चालू है, मतलब हमारा जो जीन है वो एक्सप्रेस होगा, और ऑफ वाले में जो हमारा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन कब होगा और ऑफ किस कंडीशन में होगा वो हम लेकोपेरॉन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूं, लेकोपेरॉन में बेटा दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेगुलेटर जीन, क्या होता है बेटा, एक रेगुलेटर जीन, और 3 स्ट्रक्चरल जीन। 3 स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर जीन कौन कौन से होते हैं, कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं आई जीन। आई जीन जो है यहाँ पे, ये जो डिनोट कर रहा है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं रेगुलेटर जीन या रेगुलेटरी जीन। यानी कि आई जीन जो है वो ये पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वहीं 3 स्ट्रक्चरल जीन आपको यहाँ पे दिखेंगे, Z, Y, A। ठीक है, तो Z, Y, A। तो जैसे Z का क्या फंक्शन है बताओ, कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मतलब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है ना, मैंने आपको जो अभी बताया था, उसके लिए कोडिंग करता है। वहीं जो Y है, इट एक्ट एज परमिएज। किसकी तरह एक्ट करता है, परमिएज। यानी कि क्या करता है, इट इंक्रीज परमिएबिलिटी। और किसके लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, ऑफ सेल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड। ठीक है, अब एक तीसरा बच रहा है ए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये जो ए है ये क्या करेगा बताओ, ये ट्रांस एसिटाइलेज कोड करता है, कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखो बात क्या है, रेगुलेटरी जीन विच इज द आई जीन, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रही हूँ ये कैसे कैसे काम करेगा। आई जीन जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, और आई जीन को हम बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस को रोकता है। अब कैसे रोकता है, क्योंकि आई जीन देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, इट एक्ट एज रिप्रेसर। ठीक है, इनहिबिटर बोल दो या रिप्रेसर, जो प्रोसेस को रोकेगा। अब ये क्या करता है बेटा, ये जाता है कहाँ पे, ओ साइट पे, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर पे जाके ये बाइंड हो जाता है। अब जैसे ही ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है, ये साइट क्या हो जाती है, ऑपरेटर की ब्लॉक हो जाती है। अब क्योंकि ऑपरेटर की साइट ब्लॉक हो गई है, तो अब कोई भी आगे आके आरएनए डीएनए, जो मैंने आपको बताया था ना, एंजाइम पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, वो बेटा आके इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे एक्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि ऑपरेटर साइट क्या हो गई है, पूरी कवर हो चुकी है। अब वो क्या करेंगे, जब अगर एंजाइम आके एक्ट ही नहीं कर पाएगा तो क्या आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इट एक्ट एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, क्या, नेगेटिव रेगुलेशन। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कहाँ गया बेटा, रिप्रेसर एक्ट एज नेगेटिवली। और रिप्रेसर कौन है, अभी मैंने आपको बताया कौन है रिप्रेसर, आई जीन। आई जीन, आई जीन इज द रिप्रेसर। देखो यहाँ पे आई जीन कंटिन्यूसली बन रहा है, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। ऑपरेटर पे जाके बाइंड किया, ऑपरेटर की साइट बंद हो गई, तो अब क्योंकि साइट बंद हो गई है तो कोई भी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर सकता। और जब कोई भी आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो क्या हमने अभी तक के जो प्रोसेस पढ़े थे वो कंटिन्यू हो पाएंगे, नहीं, वो सारे प्रोसेस हमारे कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव रेगुलेशन। अब क्या होता है, अब अभी भी देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में हमारे कंटिन्यूसली आइजीन वापस बन रहा है, वापस बन रहा है, बनता चल रहा है, बनता चल रहा है। पर अब क्या होगा, यहाँ पे
इंड्यूसर आ गया है। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज आ गया है तो ये जो आईजीन है, रिप्रेसर है, ये किससे बाइंड कर जाता है? ये है आईजीन और ये है येलो वाला लैक्टोज। हमारा आईजीन लैक्टोज के साथ बाइंड हो जाता है और ये यहीं पे प्रोसेस रुक जाता है। अब ये जो ऑपरेटर साइट है, यहाँ पे कुछ भी जाके बाइंड नहीं होता और ये साइट क्या होती है? खाली रह जाती है। अब क्योंकि ऑपरेटर वाली साइट खाली रह गई तो आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल जाती है एक्ट करने के लिए। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके एक्ट करेगा तो वही हमने अभी तक जो पढ़ा है सारा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो करवा देता है और हमारा क्या होता है? जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। और ये एक्ट एज यहाँ पे ये लैक्टोज हमारे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पे इंड्यूसर की तरह। किसकी तरह? इंड्यूसर की तरह। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑन और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑफ। समझे? ऑन में हमारा पूरा देखो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और हमारे ऑफ में इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है? हमारा लैक्टोज। ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझे? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन लैकोपेरॉन में? नो मैम। हाँ, क्या तुम्हारा वो दूसरा साथी इताची? चलो, अब ना स्क्रीन विजिबल है आई थिंक तुम सबको? यस मैम। चलो, तो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट फटाफट और इसको आज यहीं पे निपटाते हैं चैप्टर को। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4। मैम ऑप्शन ए। बेटा गुप्ता, आज तुम्हारी आवाज, शिवम तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत मेरे कानों तक पहुंच नहीं पा रही है। मैम कोल्ड और फीवर हो रखा है। ओहो। हाँ, फोर्थ का क्या आंसर होगा? प्यूरिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर। बोलो फोर्थ का आंसर। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड, इट्स ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। मैम पहले पूछो तो। अच्छा, सुनाई दे गया तुम्हें? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21। मैम ऑप्शन सी। 3 स्टेप हमारे जो थे, मैंने जो आपको बताए थे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन हटाओ, रेप्लिकेशन वाला यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, राइट। मुझे ये बताओ यार, बेचारा एक ही बच्चे क्लास में पढ़ने आता है कि बाकी सारे बच्चे एकदम? मैम बाकी सब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। अच्छा, रुको यार, गिव मी अ मिनट, नॉट इवन मिनट, जस्ट अ सेकेंड। कोल्ड और कफ तुम्हें हो रहा है और छुट्टी तुम्हारे साथी ने मारी है, ऐसा?
मैम लेट छुट्टी हुई थी आज स्कूल से। चलो क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 31। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपको ये जो बी वाला दिख रहा है इसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर में कितने हिस्टोन्स होते हैं बेटा? मैम ऐसे तो 5 होते हैं, H1A, H2B, H2C भी होता है, जैसे H3 और H4। मैं पूछ रही हूँ हिस्टोन ऑक्टामर में। मैम 8। वेरी गुड, 8। क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्शन ए। कल ही बताया था, मतलब मैम ऑप्शन ए का परसों। तो क्या? ऑप्शन ए। हाँ 32 का आंसर है ए। और जो डार्कली स्टेन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? मैम ऑप्शन बी। हीट्रोक्रोमैटिन। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा। सिर्फ शिवम के आंसर आ रहे हैं, बाकी सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैम चैट बॉक्स। नहीं दिख रहा मेरे को चैट बॉक्स में किसी के अंदर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन बी मैम। गुड, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 42। मैम ऑप्शन डी। कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। ऑप्शन डी मैम। हाँ नहीं नहीं, मैं बताती हूँ कैसे नहीं काम चलेगा, रुको। यहाँ पे बेचारा एक ही बच्चा है जो पढ़ने आता है, बाकी सारे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है सत्यनारायण की कथा सुनना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आयुष, मुझे ये बताओ लेक ओपेरॉन में हमारा एक्टिवेटर की तरह कौन एक्ट करेगा? कौन प्रोसेस को एक्टिवेट कराएगा? इंड्यूसर की तरह कौन एक्ट करेगा? नेम ऑफ द इंड्यूसर इन द लेक ओपेरॉन। विशाल, नेम ऑफ द इंड्यूसर इन लेक ओपेरॉन। Structural gene. शिवम, नेम ऑफ इंड्यूसर। लैक्टोज। क्या? लैक्टोज। वेरी गुड, इट्स लैक्टोज। मैंने अभी जस्ट अभी के अभी समझाया था कि लैक्टोज जो है वो एक्ट करेगा हमारा इंड्यूसर की तरह, ठीक है।
अब Yes, मुझे ये बताओ कि जब हमारा ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन में सबसे पहले एक यूनिट होती है जो क्या करती है, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लेकर आती है। तो अमीनो एसिड को कौन पकड़ के लेकर आता है? स्नेहा। अमीनो एसिड क्या बेटा? पॉलीपेप्टाइड। संजना, हमारा कौन है ऐसा चीज जिसके ऊपर आके अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती है? टीआरएनए। वेरी गुड, टीआरएनए पे। और उसका जो दूसरा साइड है उधर क्या होता है बेटा टीआरएनए के? संजना। मैम एंटीकोडॉन। वेरी गुड, ठीक है। शिवम गुप्ता, आप मुझे बताओ राइबोसोम के कितने यूनिट होते हैं? मैम 2 यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। जो लार्जर यूनिट होता है वो क्या काम करता है और स्मॉलर यूनिट क्या काम करता है? आयुष। आयशा, जो लार्जर यूनिट होता है वो क्या काम करता है, स्मॉलर यूनिट क्या काम करता है? विशाल, लार्जर यूनिट क्या काम करता है, स्मॉलर यूनिट क्या काम करता है? मैम शिवम। याद नहीं। हाँ बताओ बताओ बताओ। मैम याद नहीं है। शिवम बताओ। मैम लार्ज का पता है, स्मॉल का भूल गया। बताओ जिसका भी याद है। मैम लार्ज ना अमीनो एसिड को बाइंड करता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। और स्मॉल एमआरएनए के लिए टेम्पलेट की तरह है ना काम करता है ना, वहां पे एमआरएनए की टेम्पलेट है वो, उसमें कोडिंग होती है। और जो लार्ज वाला है उसके अंदर बेटा क्या होता है, टीआरएनए प्रेजेंट होता है। तो वो टीआरएनए की अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती है। याद है ना वो स्ट्रक्चर, वो बड़ा सा जो Yes, ma'am. राइबोसोम होता है उसके अंदर टीआरएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। और जो नीचे स्मॉल होता है उसके अंदर एमआरएनए प्रेजेंट होता है। एमआरएनए क्या करता है, कोडिंग करता है। और जो लार्ज वाला होता है उसके अंदर हमारा टीआरएनए प्रेजेंट है। और टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को पकड़ के लेकर आता है। ठीक है, इसमें तो कुछ हार्ड एंड फास्ट था ही नहीं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि हमारा जो सेंट्रल डॉगमा है उसको, चलो नहीं, हाँ सेंट्रल डॉगमा जो होता है वो हमारे 3 स्टेप में होता है। तो उसी का प्रोसेस एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है। उस रिवर्स प्रोसेस का नाम क्या होता है? आयुष। स्नेहा। शिवम। मैम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक सेकेंड शिवम। स्नेहा बोलो क्या बोल रहे हो? बोलो शिवम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन से एंजाइम की मदद से होता है? शिवम। मैम भूल गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा आपको चैप्टर जो है समझ आया भी है, क्योंकि आंसर मेरे को एक आध से ही समझ आ रहे हैं। बाकी आयुष, विशाल, आप तो उसने, आप लोग तो टेस्ट दे भी चुके हो, हाँ के ना? नहीं आया तो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर वापस देखो, और ये आज अपन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? संजना। आयशा, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? मैम आरएनए। ओके गुड। ठीक है, तो मुझे बताओ आउट ऑफ आरएनए एंड डीएनए कौन ज्यादा स्टेबल है? संजना। मैम डीएनए।
आरएनए डीएनए से इवॉल्व हुआ है या डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है? स्नेहा, आरएनए डीएनए से इवॉल्व हुआ है या डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है? मैम डीएनए आरएनए से। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, विशाल, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है आरएनए और डीएनए में, तो आप कैसे करोगे? मैम आरएनए के 2' कार्बन पे OH बॉन्ड होता है, आई मीन OH जुड़ा होता है। और मैम आरएनए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी। वो तो उसकी आप प्रॉपर्टीज बता रहे हो, आगे एक प्रॉपर्टी और है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो आरएनए में प्रेजेंट होता है पर डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। मैम यूरेसिल। वेरी गुड, गुड विशाल, संजना, है ना, इट्स यूरेसिल। हमारे आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। पर डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? थायमिन। गुड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, प्रिफर्ड मैम वॉइस नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, आई थिंक। आप सुन पा रहे हो आयशा मेरे को? अच्छा बताओ, मैम वॉइस ब्रेक। शिवम बोलो, प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल। मैम प्रीफर्ड डीएनए होता है, स्टोरेज के लिए मैम डीएनए होता है, और अगर ट्रांसफर करना हो तो आरएनए। क्या 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 क्या? स्टोरेज के लिए डीएनए, ट्रांसफरिंग के लिए शायद से आरएनए होता है। मैंने सिर्फ प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल बोला है, तो हाँ, उसके लिए हमारा होगा डीएनए, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हमारा काम आएगा आरएनए। ठीक है, मुझे विशाल 2 न्यूक्लिक एसिड के नाम बताओ। संजना, मुझे 2 न्यूक्लिक एसिड के नाम बताओ। स्नेहा, न्यूक्लिक एसिड के नाम बताओ। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और शिवम? मैम डीएनए और आरएनए, गुड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आयुष, आपका न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बनता है? विशाल, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनता है? मैम नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। शिवम बताओ, बेटा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड पूछा है मैंने, न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बनता है? मैम नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर। वेरी गुड। और न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पॉलीपेप्टाइड? स्नेहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलीपेप्टाइड? मैम वो अमीनो Okay. एसिड की हाँ चेन। संजना, I can see that. अच्छा, मुझे ये बताओ, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? विशाल?
अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? नेम ऑफ दैट बॉन्ड। 3-फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अमीनो एसिड के बीच में पूछा मैंने बच्चा। शिवम बताओ। मैम कौन क्या? सा? समझा नहीं क्वेश्चन। अमीनो एसिड या नाइट्रोजनस बेस? स्नेहा बताओ। पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड। अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत सारे अमीनो एसिड क्या मिलके बनाते हैं? क्या बनाते हैं स्नेहा? प्रोटीन। प्रोटीन बनाते हैं। गुड गुड गुड। ठीक है, तो अब मुझे ये तो सॉर्टेड है। मुझे ये बताओ, आपका जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, उसके 3 स्टेप के नाम बोलो आयुष। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप के नाम बोलो। आयुष, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आंसर आप कोई दोगे? मेरे को अभी तक आपसे एक भी आंसर नहीं आया है। बेटा इस चैप्टर का टेस्ट भी हो चुका है ना, और मेरे को क्या पड़ा रिवीजन कराने का? मैं तो आगे बढ़ जाती। अगर फिर आपको नहीं पढ़ना है तो फिर ऐसे ही बोल दो, फिर मैं क्यों? मेरा तो फटाफट सारे लेक्चर निपटा के मेरा तो आगे का कराती। रिवीजन तो कराना ही नहीं होता है हमें, है ना? सिर्फ लेक्चर सारे चैप्टर के कंप्लीट कराने होते हैं, पर मैं आगे इकोलॉजी पे ना बढ़ के मैं वापस आपको रिवाइज करा रही हूँ, सो दैट आपको अगर कोई दिक्कत है तो खुद पढ़ो और फिर वापस मुझसे पूछो। आप कुछ पूछ भी नहीं रहे तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, तो मैं पूछ रही हूँ तब तो आंसर दो। शिवम। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तेज बोलो शिवम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम इनिशिएशन, टर्मिनेशन और इलॉन्गेशन। उसको ना हमेशा सीरीज में बोलना। पहले इनिशिएशन होता है, फिर इलॉन्गेशन होता है, फिर फिर टर्मिनेशन टर्मिनेशन। होता है। ठीक है, मुझे ये बताओ ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होती है संजना? बताओ विशाल, कौन से एंजाइम की जरूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए? डीएनए पॉलीमरेज। शिवम, कौन से एंजाइम की जरूरत होती है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड बेटा। डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत रेप्लिकेशन में होती है। ठीक है, मैंने बहुत क्लियर बताया था आपको, वो ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज की कहाँ पे जरूरत होगी और आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत कहाँ होगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होगी और ट्रांसक्रिप्शन में होगी आपके आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, तो अब मुझे बताओ। हाँ बोलो। मैम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को सीधा आरएनए पॉलीमरेज कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट कॉमन है। अपन डिस्टिंग्विश क्या कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, तो उसको आप आरएनए पॉलीमरेज कह सकते हो। ओके मैम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ शिवम, इनिशिएशन करवाने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? सिग्मा फैक्टर। और टर्मिनेशन करवाने के लिए? रो फैक्टर। और इलोंगेशन कौन कराता है? मैम इलॉन्गेशन मैम वही कराता है, सिग्मा फैक्टर। हाँ, सिग्मा फैक्टर। इलोंगेशन सिग्मा फैक्टर कराता है। नो मैम। आरएनए पॉलीमरेज। गुड, आरएनए पॉलीमरेज कराता है। ठीक है, तो अब मुझे संरचना बताओ, जब मेरे को इमेच्योर mRNA की प्रोसेसिंग करनी है, mRNA की प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? मैम 3 स्टेप्स।
नेम ऑफ दो स्टेप. Splicing, capping, tailing. वेरी गुड. विशाल, मुझे आप बताओगे स्प्लाइसिंग में क्या होता है? स्नेहा, स्लाइसिंग में क्या होता है? संजना बताओ बेटा, स्प्लाइसिंग में क्या होता है? शिवम? मैम इंट्रॉन्स को काट के हटा देते हैं. किसको हटा देते हैं? इंट्रॉन्स को. फिर एंड में मैच्योर फॉर्म में कौन बच जाता है? mRNA. क्या? Exons. भाई आंसर भी ऐसे आते हैं कि एक बार को सच में हार्ट अटैक आ जाए. सॉरी, एक्सॉन्स. मैं और भूल जाऊंगी यार. हाँ, अब मुझे ये बताओ कि फुल्ली प्रोसेस्ड उसको बनाना क्यों जरूरी है? शिवम? फुल्ली प्रोसेस उसको बनाना क्यों जरूरी है? इट विल कॉम्प्लिकेट द जीन मशीनरी. ठीक है, वो मशीनरी पूरी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. लेट से एक इंट्रॉन है, फिर उसके बीच में एक्सॉन आ गया, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन आ गया. तो भैया प्रोसेस एक साथ सीक्वेंस में कैसे चलेगा? कोडिंग कैसे होगी? तो कोडिंग के लिए सारी यूनिट को, सही वाली यूनिट को जो सच में काम करती है, उसको एक साथ जोड़ना था, ताकि जो हमारी मशीनरी है वो कॉम्प्लिकेट ना हो. इसीलिए हमें उसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. What do you understand by acetylation? ट्रांसलेशन में टर्म आता है एसिटाइलेशन, जो मैंने कल समझाया था. शिवम? संजना? अमीनो एसिटाइलेशन नहीं बताया था कल मैंने? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए आपको, कि टीआरएनए की चार्जिंग होती है. अच्छा शिवम, मुझे प्रोसेस बताओ कि वो जो टीआरएनए है उसकी चार्जिंग होती कैसे आखिर? भूल गए ट्रांसलेशन वाला पूरा प्रोसेस. संजना, आप मुझे बता सकते हो ट्रांसलेशन में क्या होता है? भूल गए. 3 स्टेप में बनाया था, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन. इनिशिएशन में मैंने आपको बताया था पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होते हैं दोनों, फिर वो टीआरएनए को चार्ज करते हैं, फिर वो टीआरएनए पास में आते हैं तो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है, और वो ऐसे करके बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं तो अमीनो एसिड की चेन बन जाती है. फिर इन द एंड हमारे एक टर्मिनेटर आता है, पूरा चेन रिलीज हो जाता है. याद आया आपको ऐसा कुछ? याद आया, हाँ के ना? Yes, ma'am. याद है. अच्छा, मुझे बताओ यूटीआर क्या होता है? संजना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर? बोलो स्नेहा. अनट्रांसलेटेड रीजन. तो ये कौन से होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन? मैम 5 डैश से 3 डैश.
क्या 5' to 3'? बताओ शिवम, क्या होते हैं यूटीआर? मैम वही अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जो mRNA के एंड पे बजाते हैं, 3' पे होते हैं थोड़े से और 5' पे। हाँ, इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। ये 5th एंड पे भी प्रेजेंट होता है, पहले प्रमोटर के पहले, और 3rd एंड पे टर्मिनेटर के एंड में, ये दोनों तरफ पाए जाएंगे, ठीक है। मैम इटाची आ गया। याद आ गया, ये मैं आपको 50 बार बता चुकी हूँ, इटाची उसके आ गया बाद कह रहा बोल रहे हूँ। हो याद आ गया है, उठा के ना बाहर फेंक दूंगी मैं। मैम शिवम आ गया ये कह रहा हूँ, इटाची। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ दैट रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए संजना? इताची, रेप्लिकेशन कराने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? शिवम? मैम पता नहीं। डीएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब हमारा, मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, उसके अंदर 2 स्ट्रैंड होती है, तो हम रेफरेंस स्ट्रैंड किसको लेते हैं विशाल? मैम टेम्पलेट स्ट्रैंड। शिवम? मैम टेम्पलेट स्टैंड लेते हैं। हम रेफरेंस स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का 5th एंड पे होता है, स्ट्रैंड मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी, कुछ समझ नहीं पाए। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं बेटा बैक्टीरिया में शिवम? मैम 3। नाम बोलो उन तीनों टाइप के आरएनए का। mRNA, rRNA, tRNA। वेरी गुड, mRNA, tRNA और आरएनए, ठीक है। तो यार ये कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है बस एक ही बेचारा बच्चा पढ़ रहा है मेरे से, बाकी सारे तो पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे ये बताओ, जेनेटिक कोडिंग के लिए जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो कितने अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं विशाल? मैम 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। मुझे आप कुछ जेनेटिक कोडिंग की कुछ यूनिवर्सल कुछ प्रॉपर्टीज बताओगे? अच्छा, मुझे संजना, आप टीआरएनए का दूसरा नाम बताओ। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टीआरएनए? स्नेहा? शिवम? मैम SNRNA। क्या? SNRNA। एसएनआरएनए? सिर्फ एसआरएनए होता है, फुल फॉर्म ऑफ एसआरएनए? मैम कौन सी? SNRNA होता है मैम। एसआरएनए मैम स्मॉल RNA। फुल फॉर्म ऑफ एसआरएनए? सॉल्यूबल आरएनए, एसआरएनए को हम बोलते हैं सॉल्यूबल आरएनए, ठीक है। आपका जो स्टार्ट कोडॉन होता है उसका नाम बोलो शिवम, द नेम ऑफ द स्टार्ट कोडॉन। संजना, स्टार्ट कोडॉन का नाम बोलो, कल ही बताया था यार मैंने आपको, AUG, AUG इज स्टार्ट कोडॉन। मुझे बताओ लेक ओपेरॉन में
इनहिबिटर कौन है? नेम ऑफ द इनहिबिटर। हाँ स्नेहा बोलो। आइजीन। आइजीन। तो जब यार ये आइजीन वाला प्रोसेस चलता है, जब आइजीन कंटिन्यूअसली ऑपरेटर पे जाके बाइंड होता रहता है, तो उसको हम ऑफ बोलते हैं या ऑन बोलते हैं? शिवम? मैम ऑफ। ठीक है, तो आइजीन जो है वो रिप्रेसर है या एक्टिवेटर है शिवम? मैम रिप्रेसर। ठीक है, तो एक्टिवेटर कौन है? मैम लैक्टोज। गुड 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 गुड। तो यार ये पूरा जो चैप्टर है ना बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अपना, ये चैप्टर का रिवीजन भी हो चुका है, और आई थिंक आपका कल फ्राइडे है, कल रिवीजन क्लास होगा, तो कल रिवाइज करते हैं आपके जितने भी चैप्टर हैं, तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, कल आपका रिवीजन होगा, तो तैयार होके आई थिंक अब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसे ढंग से पढ़कर आना एंड बी रेडी फॉर द आंसर। सिर्फ ये चैप्टर नहीं, अभी तक आपका जो भी चैप्टर आ रहे हैं उसमें से मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ लूंगी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि फिर अपना मंडे को देखते हैं क्या स्टार्ट करना है क्या नहीं करना है, पर कल के लिए आपको पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैम इसकी लोकेशन अभी तक बताई नहीं गई। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। वो आप लोगों को बता देंगे बेटा। ओके मैम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। हाँ मैं अटेंडेंस शीट भी आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ, उसको भर दो। मैम रिवीजन क्लास आप ही लोगे? क्या? रिवीजन क्लास आप ही लोगे? आवाज नहीं आ रही शिवम आपकी। मैम रिवीजन क्लास आप ही लोगे? हाँ मैं ही लूंगी। अच्छा मैम, वैसे हर बार कभी कोई कभार आपकी नेहा लेती है ना? मैम कभी कभार नहीं, हर बार लेती हूँ, तो आपने सिर्फ शुरुआत में ली थी। नहीं बेटा। मैम पिछली बार भी नेहा मैम ने ली थी, उससे पिछली बार भी, और उससे भी पिछली बार भी। तो फिर अच्छा ओके आप वाला, अच्छा अच्छा ओके आप वाला क्लास उनके पास आता होगा रिवीजन का, ओके ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मेरा 11th का, हाँ समझी। हाँ शायद देखते हैं कल, हाँ टाइम टेबल आएगा, आई डोंट नो, हाँ सही बोले, तो वो कल पता चल जाएगा आपको, ठीक है। यस मैम। चलो अटेंडेंस फॉर्म भर दो और अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय 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 मैम। एवरीवन।